नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, बिहार पीजीटी, झारखंड पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं एलटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस कहा किस अर्थशास्त्री ने? ए. कार्ल मार्क्स, बी. जे. शुम्पीटर, सी. ए.एच. हैंसन ने और डी. रिकार्डो ने। तो पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस जे. शुम्पीटर द्वारा कहा गया था। तो एक का सही आंसर है बी। 2 नंबर क्वेश्चन, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? बचत और विनियोग की अंतःक्रिया पर, व्यापार में विनियोग पर, मूल्य के उच्चावचन पर, गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। तो हिग्स और सैमुअल्सन का जो व्यापार चक्र का सिद्धांत है वह गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। तो 2 का राइट आंसर बी है। 3 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं और सेकंड में उन अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके नाम दिए गए हैं। कौन से अर्थशास्त्री द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है इसका सही मिलान करके नीचे कूट में जो उत्तर दिए गए हैं सही उत्तर देना है। तो देखते हैं ए नंबर पे डब्ल्यू एस जेवेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो डब्ल्यू एस जेवेंस ने सूर्य के धब्बे का सिद्धांत दिया था। सूर्य के धब्बे का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो सेकंड हो जाएगा, एक से मिलेगा सेकंड, ए से मिल जाएगा सेकंड। बी हेयक ने अति निवेश का सिद्धांत दिया। अति निवेश का सिद्धांत 3rd नंबर पे है। जे आर हिक्स द्वारा गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया से संबंधित व्यापार चक्र के सिद्धांत दिए गए। तो जे आर हिक्स सी का मिलेगा 4 से, सी का मिलान 4 से हो गया। और हार्ट्रे ने मौद्रिक सिद्धांत दिया। व्यापार चक्र से संबंधित मौद्रिक सिद्धांत जो है हार्ट्रे द्वारा दिया गया था। तो एक हो जाएगा, डी का मिलेगा 4 से। इस प्रकार से 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ए ऑप्शन में है। तो ए सही हो जाएगा 3 का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। भूमि का समाजीकरण, प्रतिगामी कर, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी नीति में सुधार। तो भूमि का समाजीकरण जो है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि से संबंधित उपाय नहीं है। 4 ए सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, उपभोग पर रैचेट प्रभाव के प्रेक्षक हैं जे एम कीन्स, जे एम क्लार्क, जे आर हिक्स, जे एस ड्यूजनबरी। तो ड्यूजनबरी जो है उपभोग पर रैचेट प्रभाव से संबंधित सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 5 डी सही है। क्या है रैचेट प्रभाव? रैचेट प्रभाव में बताया गया कि जब लोगों की कुल आय बढ़ती है तो उनका कुल उपभोग व्यय भी बढ़ता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जब लोगों की आय घटती है तो लोगों का कुल उपभोग व्यय उस अनुपात में नहीं घटता जिस अनुपात में आय के बढ़ने पर बढ़ा था। यानी आय बढ़ने पर कुल उपभोग व्यय में कमी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उच्च जीवन स्तर जीने के आदी हो चुके होते हैं। जब आय घटती है तो पुराने उपभोग को कम नहीं कर पाते हैं और अपनी आय का ज़्यादा से ज़्यादा भाग खर्च करके उस पुराने स्तर को बनाए रखना चाहते हैं। और इसी पुराने स्तर के बनाए रखने को ही रैचेट प्रभाव कहते हैं। मतलब अपनी आय को कम नहीं कर पाता है उपभोक्ता रैचेट प्रभाव में।
तो रैचेट प्रभाव का जो प्रतिपादन था वह ड्यूजेनवरी द्वारा दिया गया था। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ काल में अस्थायी उपभोग अनंत होगा, उसमें गिरावट होगी मगर वह धनात्मक बना रहेगा, अपरिवर्तित होगा, शून्य होगा। तो दीर्घ काल में अस्थायी उपभोग शून्य होगा, शून्य होगा, डी ऑप्शन सही है, 6 डी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। तो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित हिग्स, मार्शल, क्लार्क। तो सभी सिद्धांत उत्पादकता, सभी अर्थशास्त्री जो हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से संबंधित हैं। हिग्स भी हैं, मार्शल भी हैं और क्लार्क भी हैं। तो डी सही हो जाएगा 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन, यदि सीमांत उत्पादन धनात्मक है तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, शून्य होगा, घटेगा, स्थिर रहेगा। तो सीमांत उत्पादन यदि धनात्मक है तो कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। 8 ए सही है। 9 ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन बिंदु क्या है? वह स्थिति जब फर्म लाभ उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म हानि उठा रही हो, वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो रही हो। और डी नंबर ऑप्शन, इसका लाभ से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें ब्रेक इवन पॉइंट जो है वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो रही हो, तो ऐसी स्थिति को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। 9 सी सही है। 10 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो है वह अल्पकाल से संबंधित है और पैमाने के प्रतिफल का नियम दीर्घकाल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 10 का अल्पकाल जो है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से संबंधित है, बी सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन फलन का उदाहरण है। उत्पादन फलन के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। क्यों बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी, यही उत्पादन फलन, सी ऑप्शन सही है, उत्पादन फलन का उदाहरण है। इसके अलावा क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ कह सकते हैं एल लैंड, कैपिटल, लेबर, इंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजर, ये भी उत्पादन फलन का उदाहरण है। तो उत्पादन फलन में क्यू एक्स जो है वह आश्रित चर को व्यक्त करता है, क्यू एक्स आश्रित चर को व्यक्त करता है, और एल, के, एल, ई और ओ जो है स्वतंत्र चर को व्यक्त करता है। आश्रित चर जो है उत्पादन की मात्रा या निर्गत को व्यक्त करता है और स्वतंत्र चर उत्पादन के निर्धारक जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और उद्यमी को व्यक्त करता है। इसे आगत कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन को अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो कह सकते हैं उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन के निर्धारकों के मध्य तकनीकी संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहते हैं। यह कह सकते हैं आगत एवं निर्गत के मध्य तकनीक संबंध व्यक्त करने वाले फलन को उत्पादन फलन कहा जाता है। और उत्पादन फलन को दिए गए क्वेश्चन में सी ऑप्शन से भी व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एल, के, एल, ई और ओ से भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें क्यू एक्स आश्रित चर है और एल, के, एल, ई और ओ स्वतंत्र चर को व्यक्त करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है परिवर्तनशील अनुपात से, पैमाने के प्रतिफल से, उत्पत्ति ह्रास नियम से, कोई नहीं। तो दीर्घकाल उत्पादन फलन का संबंध जो है पैमाने के प्रतिफल से है, 12 बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, मोदिग्लियानी मिलनर
प्रमेय संबंधित है वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से, पूंजी बाजार से, विदेशी मुद्रा बाजार से। तो मोदी ग्लैनी मिलनर प्रमेय जो है वह पूंजी बाजार से संबंध रखती है। 13 सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक है कीमत, औसत आगम, ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। तो फर्म के अधिकतम लाभ का निर्धारक जो है कीमत तथा औसत आगम है। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी है, ए तथा बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए तथा बी दोनों है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, औसत आगम को कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? औसत आगम को पूर्ति वक्र, मांग वक्र, प्रतिक्रिया वक्र, उत्पादन वक्र। तो औसत आगम को मांग वक्र कहा जा सकता है। बी, औसत आगम वक्र का अगर आरेख देखा जाए तो ये नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ए आर और एम आर। ये ए आर और एम आर दोनों है, और ए आर को सिर्फ ये दिखाया जा सकता है, इसको मांग वक्र भी कहा जाता है। तो 15 का सही आंसर बी। 16, न्यूनतम लागत उपभोग वाली फर्म को कहा जाता है। न्यूनतम लागत उपभोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म की संज्ञा दी जाती है, और अनुकूलतम फर्म की अवधारणा रॉबिन्सन द्वारा दी गई थी। प्रतिनिधि फर्म क्या है? प्रतिनिधि फर्म के प्रतिपादक प्रोफेसर मार्शल हैं, और जिस फर्म का जीवन काल सबसे लंबा होता है उस फर्म को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि फर्म कहते हैं। इसके अलावा जिस फर्म को पर्याप्त सफलता मिल चुकी हो अपने जीवन काल में, ऐसी फर्म को भी प्रतिनिधि फर्म कहा जाता है। और जिस फर्म की बाहरी एवं आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं तक सामान्य पहुँच हो, ऐसी फर्म को प्रतिनिधि फर्म की संज्ञा दी जाती है। तथा जो उत्पादन की मात्रा से संबंधित हो, जिसमें उत्पादित वस्तुओं की श्रेणी स्थितियों का ध्यान रखा जा रहा हो, ऐसी वस्तु को या ऐसी फर्म को प्रतिनिधि फर्म की संज्ञा दी जाती है। और न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन मूलतः सीमित होता है बाजार के विस्तार से, लाभ की दर से, पूंजी गहन तकनीक से, रोजगार में लगे श्रम की मात्रा से। तो श्रम विभाजन जो है मूलतः सीमित होता है बाजार के विस्तार से। बाजार के विस्तार से श्रम विभाजन सीमित होता है। क्या है श्रम विभाजन? श्रम विभाजन किसी बड़े कार्य को जब छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित किए जाते हैं, तो इसे श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण कहा जाता है। श्रम विभाजन बड़े कार्य को दक्षतापूर्वक करने में सहायता करता है। श्रम विभाजन की कुछ विशेषताएं हैं, क्या है? श्रम विभाजन से श्रमिक वही काम करना पसंद करता है जिस काम को करने में उसे कह सकते हैं कि निपुणता हासिल हो, या जिस काम का वह विशेषज्ञ हो वही काम करना पसंद करता है। और काम को सीखने में कम समय लगता है। एक ही काम बार बार करने से क्या होता है, उस काम को जल्दी करने के तरीके निकाले जा सकते हैं, और उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, और समय की बर्बादी कम होती है। इसके अलावा बाजार के विस्तार को है जो श्रम विभाजन वह सीमित करता है। तो 17 का सही आंसर जो है वह ए है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित विकास की स्थिति में स्वर्ण युग का विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने किया? तो पूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित विकास की स्थिति में स्वर्ण युग का प्रतिपादन जो है जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था। 18 ये सही है। 19, पूर्ण बाजार के अंतर्गत दीर्घकाल में किसी फर्म को संतुलन की दशा में मिलेगा शुद्ध लाभ, शुद्ध हानि, सामान्य लाभ, कोई नहीं।
तो पूर्ण प्रतियोगिता को दीर्घकाल में संतुलन की स्थिति में कह सकते हैं सामान्य लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हुए क्या होता है, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, और असामान्य लाभ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फर्में क्या होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है, असामान्य लाभ बढ़ जाता है और असामान्य लाभ जो है सामान्य लाभ का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में हम कह सकते हैं अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ, हानि और सामान्य लाभ मिलता है, और दीर्घकाल में सामान्य लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वह सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां MR बराबर MC होगा, वहां एकाधिकारी का संतुलन निर्धारित होगा। सी सही है, 20 सी सही है। 21 RBI का लेखा वर्ष है, तो RBI का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च को निर्धारित किया गया है। पहले जुलाई से जून था, लेकिन अब बदलकर क्या कर दिया गया है, अप्रैल से मार्च कर दिया गया। तो 21 ए सही है। 20 निम्न चित्र में प्रदर्शित है बिंदु B पर मांग की लोच, तो बिंदु B पर मांग की लोच इकाई के बराबर प्रदर्शित की गई है। ये बिंदु B है, 1 के बराबर होगी। अगला 23 नंबर, RBI मूल्य तक के नोटों का मुद्रण कर सकता है, तो RBI जो सबसे बड़ी नोट है वह 10,000 रुपये तक के नोट को छाप सकता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन, लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्ष संस्था है, तो लघु उद्योगों के लिए वित्त की शीर्ष संस्था जो है वह है सिडबी। सी सही है, सिडबी। सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, मुख्यालय लखनऊ में है, और श्री शिव सुब्रमण्यम रमन जो हैं सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, और सिडबी लघु उद्योगों के लिए वित्त देने की शीर्ष संस्था है। अगला, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है टोक्यो, मनीला, सिंगापुर, हांगकांग, तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है।